करता हूं आपका आपके अपने चैनल नयन आईएएस में। और दोस्तों, आज की जो क्लास है मॉडर्न हिस्ट्री की, ये लगातार चल रही है। पिछली सीरीज में भी आपने देखा कि हम गवर्नर और गवर्नर जनरलों के बारे में देख रहे हैं, उनके कार्यकाल के बारे में देख रहे हैं और उन्होंने क्या महत्वपूर्ण काम किया, किस लिए उनका कार्यकाल जाना जाता है, उनमें महत्वपूर्ण बातों को हम क्या कर रहे हैं, चिन्हित कर रहे हैं, आपको नोट करा रहे हैं। तो अब जो है आज जिस गवर्नर जनरल को देखेंगे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारत में जो है उन्हें उनके सुधारों के लिए और क्रांतिकारी कार्यों के लिए जाना जाता है। तो आज हम देखेंगे दोस्तों विलियम बेंटिक को। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, इस नाम से आप परिचित होंगे दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिक। आज हम इनका कार्यकाल देखेंगे 1828 से 1835 तक इनका कार्यकाल था दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिक का। इन्होंने क्या क्या काम किए वो हम क्रम से देखेंगे। आइए देखते हैं इनका महत्वपूर्ण काम। तो सबसे पहले दोस्तों ये जान लीजिए कि 1833 का एक चार्टर एक्ट पारित हुआ। 1833 का एक चार्टर एक्ट पारित हुआ और इस चार्टर एक्ट के अनुसार इनको क्या किया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। दोस्तों आपको पता है कि क्लाइव के साथ क्या था, उसे कंपनी के अधीन गवर्नर बनाया गया था। जब जो है वारन हेस्टिंग्स का कार्यकाल आप देखते हैं तो वहां आप देखते हैं उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और उसके अधीन 3 प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों को किया गया, मद्रास, कलकत्ता और बंबई। ठीक है, तो आप ये देखते हैं कि वहां से जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल होता है वारन हेस्टिंग्स, कंपनी के अधीन। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन वो प्रथम गवर्नर जनरल होता है, लेकिन वो बंगाल का होता है। अब उसी बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1833 के चार्टर एक्ट के बाद। और ये जो है सबसे पहले जो है बने कौन, ये बने लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, चलिए एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज दोस्तों क्या देखना है हमको, इन्होंने सती प्रथा का अंत किया। इनका बहुत महत्वपूर्ण काम है सती प्रथा के अंत के बारे में। ठीक है, तो इनका साथ दिया दोस्तों उस समय के समाज सुधारक ने, राजा राममोहन राय ने। तो राजा राममोहन राय के सहयोग से 1829 की बात है दोस्तों। 1829 में क्या किया इन्होंने, सती प्रथा का अंत कर दिया। सती प्रथा का अंत कर दिया। अब सती प्रथा के बारे में आप पहले से ही जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पति की मृत्यु के बाद जो है उसकी पत्नी जीवित ही जो है उसकी लाश को लेके चिता पे बैठ जाती थी और जिंदा ही जल जाती थी। कभी कभी यह स्वैच्छिक होता था और बाद में जो है समाज ने इसे अनिवार्य बना दिया। अगर कोई पत्नी जो है अपनी पति की मृत्यु के बाद सती होने में जो है अनिच्छा प्रकट करती थी तो भी समाज दबाव बना के उसे जो है उस चिता में बैठने पे मजबूर करता था। तो इस तरह ये बहुत ही बुरी जो है प्रथा थी उस समय की और उसको जो है दूर करने में जो है राजा राममोहन राय बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर 1829 में कंप्लीटली इसको जो है खत्म कर दिया गया। ठीक है, चलिए एक काम तो इन्होंने ये अच्छा किया। दूसरा ये इन्होंने, इनके कर्नल थे कर्नल स्लीमैन की सहायता से इन्होंने क्या किया दोस्तों, उस समय जो है ठगी प्रथा चरम पर थी। कौन सी प्रथा, ठगी प्रथा। तो ठगी प्रथा का भी इन्होंने क्या किया, अंत कर दिया। ठग जो है रास्ते में लूट लेते थे, हत्या कर देते थे, तो उनका आतंक बहुत बुरी तरह से आम जनता को परेशान किए हुए था। तो
कर्नल स्लीमैन की मदद से इन्होंने क्या किया, ठगी प्रथा का भी अंत कर दिया। अच्छा दोस्तों, क्या आपको पता है कि मध्यकाल में भी किसी ने, कोई ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया? तो आपको जानकारी जो है होनी चाहिए दोस्तों। अकबर ने और मराठा पेशवाओं ने भी जो है इसके लिए प्रयास किया था। जो ये बुराई थी, जो हम सती प्रथा की सामाजिक बुराई थी, इसको रोक लगाने का प्रयास जो है, या इसको दूर करने का प्रयास अकबर और पेशवाओं ने भी किया था, मराठा पेशवाओं ने। चलिए, ठगी प्रथा का अंत कब होता है दोस्तों? 1830 में। 1829 में होता है सती प्रथा का अंत, 1830 में होता है ठगी प्रथा का अंत। क्लियर हुआ? चलिए, विलियम बेंटिक ने एक काम और किया। कलकत्ता में इन्होंने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना, ओके, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की इन्होंने स्थापना की। ठीक है, शिक्षा के लिए इनका महत्वपूर्ण प्रयास है। चलिए आगे देख लेते हैं और चीजों को देखा जाए दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और हैं इनके बारे में, आइए देखते हैं। जैसे कार्यकाल की बात होती है दोस्तों, तो इसलिए इन्हीं का कार्यकाल, लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल था। मैकाले, लॉर्ड मैकाले का नाम आपने सुना होगा दोस्तों। तो मैकाले की सिफारिश पर या मैकाले की अनुशंसा पर, मैकाले की अनुशंसा पर क्या हुआ दोस्तों? मैकाले की अनुशंसा पर क्या हुआ? अंग्रेजी भाषा का बहुत बड़ा पैरोकार था लॉर्ड मैकाले, ठीक है। तो अंग्रेजी भाषा को क्या किया गया? अंग्रेजी भाषा को, भाषा का माध्यम, अंग्रेजी भाषा को क्या किया गया दोस्तों? शिक्षा का, या एक तरह से लैंग्वेज का माध्यम कह सकते हैं, या शिक्षा का माध्यम कह सकते हैं। शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मतलब इन्हीं के कार्यकाल में शिक्षा की जो एक और भाषा है उसका माध्यम किसको बनाया गया? अंग्रेजी भाषा को। बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ। अब एक और सामाजिक बुराई के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया रोकने के लिए, बालिका शिशुवध। उस समय जो है बालिकाओं की जो है हत्या कर दी जाती थी शिशु अवस्था में ही। इसको रोकने के लिए भी विलियम बेंटिक ने ठोस उपाय किए, ठीक है। बालिका शिशुवध का खात्मा, एक काम इन्होंने ये किया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से कंपनी के दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे या निदेशक मंडल थे, तो उनके इच्छा के अनुसार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की इच्छा के अनुसार इन्होंने क्या किया दोस्तों? रियासत, जो भारतीय रियासतें थी, इनके प्रति विलियम बेंटिक ने क्या किया? तटस्थता की नीति अपनाई, तटस्थता की नीति अपनाई। इन्होंने क्या किया? विलियम बेंटिक ने तटस्थता, जितना भी हो सके यथासंभव तटस्थता की नीति अपनाई। मतलब उनके मामलों में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करने से यथासंभव बचने का प्रयास किया विलियम बेंटिक ने, ठीक है। चलिए, जैसे कि आपने देखा कि मतलब इससे पहले आपने देखा वेलेज़ली को, तो उन्होंने जो है इंटरफियर किया, सहायक संधि जो है करने के लिए किस तरह उन्होंने जो है माहौल बनाया, मोटिवेट किया, या किया भी जो है सहायक संधि के अंतर्गत। तो कहने का मतलब रियासतों के साथ जो है ये माहौल था, अंग्रेजों का माहौल ये था कि वो जो है उनको धीरे धीरे अपने हिसाब से अपने कब्जे में लेना चाहते थे। यहाँ पर विलियम बेंटिक ने तटस्थता की नीति अपनाई, मतलब बहुत ज्यादा इंटरफियर नहीं किया। चलिए, ये चीज क्लियर हो गई दोस्तों। अब इसने महत्वपूर्ण काम किया दोस्तों योग्यता के बारे में, भारतीयों की भी योग्यता का इसने सम्मान किया और उनको उत्तरदायी पदों पर नियुक्ति दी, ठीक है। इसने क्या किया? पहले जो है भारतीयों को बहुत महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था। विलियम बेंटिक ने यह शुरुआत की कि अगर वो योग्य हैं तो उनको अच्छे पदों पर नियुक्त किया जाए। तो इसने क्या किया? भारतीयों को
उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। इसके समय में जो सबसे ज्यादा जो है सबसे बड़ी पोस्ट पे जो नियुक्त होने वाला अधिकारी था वो कौन था? सदर अमीन। सदर अमीन तक इसने जो है नियुक्त किया, जिसको उस समय दोस्तों 700 रुपए प्रति माह तनख्वाह मिलती थी। मतलब अच्छी खासी तनख्वाह थी उस समय के हिसाब से। तो इसने क्या किया, भारतीयों को मतलब अपग्रेड किया, उनकी पोस्ट को अपग्रेड किया। अगर वो योग्य है तो वहां जो है भेदभाव न करते हुए उनकी योग्यता का इसने सम्मान किया। ठीक है, बात समझ में आई दोस्तों? चलिए अब देखिए, जो कंपनी का चार्टर एक्ट था दोस्तों 1833 वाले के हिसाब से क्या किया गया दोस्तों? ये जो चार्टर एक्ट था इसके हिसाब से क्या किया गया? आपको पता है कि अगर वो योग्यता का सम्मान कर रहा है तो एक चीज और हुई, यह निश्चित किया गया कि क्या निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, लिंग, रंग अथवा जन्म, रंग अथवा जन्म के आधार पर, ये भाषा आप देखते हैं भारतीय संविधान में कि धर्म, जाति, लिंग, रंग अथवा जाति के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और सबको समान अवसर दिया जाएगा। तो इसलिए इसने ये शुरुआत की। इस चार्टर एक्ट के हिसाब से क्या निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, लिंग, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति को कंपनी की सेवा से वंचित नहीं किया जाएगा। कंपनी की सेवा से वंचित नहीं किया जाएगा। क्लियर हुआ? कंपनी की सेवा से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब अब धीरे धीरे ये शुरुआत हो रही है इन चीजों की कि योग्यता को प्राथमिकता दी जाए। ठीक है, चलिए ये शुरुआत इन्होंने की। अब देखिए और क्या हुआ दोस्तों, 1833 के ही चार्टर एक्ट के हिसाब से क्या किया गया, शासन को केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया। तो शासन था इसको क्या किया गया, सेंट्रलाइज करने का प्रयास किया गया। शासन को पूर्णतः केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया। ठीक, शासन को क्या किया गया, पूर्णतः केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया इसी 1833 के चार्टर एक्ट के हिसाब से। ठीक है, और क्या किया गया, दास्ता को रोकने के लिए दोस्तों, दास्ता उस समय जो है प्रचलित थी, तो दास्ता को समाप्त करने के लिए, दास्ता को अतिशीघ्र समाप्त करने के लिए क्या किया गया, करने के लिए गवर्नर से कानून बनाने की बात की गई। ठीक है, गवर्नर से कानून बनाने को कहा गया, बनाने को कहा गया। मतलब कि आप लोग जो है कानून बनाइए और सुनिश्चित करिए कि दास्ता का पूरी तरह से अंत हो जाए। इसी चार्टर एक्ट के हिसाब से ये बात जो है अतिशीघ्र समाप्त करने पे जोर डाला गया। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 1843 की बात है। 1843 में क्या हो गया, समस्त ब्रिटिश भारत से, समस्त ब्रिटिश भारत से दास्ता को क्या कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया। दास्ता को अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक, दास्ता क्या हो गई, अवैध घोषित हो गई। ठीक है, इसके हिसाब से क्या हो गई, 1833 में जितने भी मतलब एरिया थे भारत के जो है, जो ब्रिटिश के अंतर्गत आते थे, वहां पर ये दास्ता अवैध हो गई। क्लियर हुआ? और 1860 में दोस्तों, 1860 की जो भारतीय दंड संहिता है, इंडियन पिनल कोड,
भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत क्या किया गया, के अंतर्गत दासता को अपराध घोषित कर दिया गया, अपराध घोषित कर दिया गया। क्लियर हुआ? दासता अपराध घोषित हो गई। 1860 में जब इंडियन पेनल कोड बना तो उस समय फिर दासता जो है पूरी तरह से अपराध घोषित कर दी गई। तो ये बहुत बड़ा योगदान था दोस्तों दासता के उन्मूलन में। ठीक है, चलिए इसी के साथ इनका काम खत्म हो जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बहुत सुधार किया दोस्तों, और इनको क्या कहा जाता है, इनको सामाजिक और प्रशासनिक सुधारों के लिए जो है जाना जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक को इनके प्रशासनिक और सामाजिक सुधारों के लिए स्मरण किया जाता है। चलिए इतना डेटा आपको बहुत काम आएगा दोस्तों, इससे ज्यादा डेटा की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अगर आप ध्यान से नोट्स बनाते हैं बहुत काम आएगा आपके। अब देखिए बाकी के जो लोग दोस्तों ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, हम कुछ कुछ चीजें हाईलाइट करेंगे। चार्ल्स मेटकाफ को देखते हैं। इनके बाद कार्यकाल किसका आता है दोस्तों, चार्ल्स मेटकाफ का। चार्ल्स मेटकाफ का जो 1835-36 एक ही साल के लिए इनका कार्यकाल था। 1835 से 1836 तक केवल इनका कार्यकाल था। इनका काम बस इतना है दोस्तों कि भारतीय प्रेस पे जो प्रतिबंध लगा था उसको इन्होंने हटाया। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। क्लियर हुआ? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है, तो चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए अब आगे देखेंगे दोस्तों लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड ऑकलैंड का कार्यकाल दोस्तों 1836 से 42 तक है। 1836 से 1842 तक है। इनके समय में दो बातें याद रखने की आवश्यकता है। लॉर्ड ऑकलैंड जो गवर्नर जनरल थे, इनके बारे में दो बातें केवल आप याद रखिए, पर्याप्त है दोस्तों। एक, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। पहला काम यह हुआ 1839 से 42 तक ये युद्ध चला, प्रथम अफगान युद्ध। दूसरा, आज जो आप जीटी रोड जानते हैं दोस्तों, इसकी इसने मरम्मत करवाई। कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको हम जीटी रोड कहते हैं, की मरम्मत करवाई। बस इसका बहुत महत्वपूर्ण काम नहीं है। लॉर्ड ऑकलैंड का काम बस इतना ही है कि इनके कार्यकाल में आपको याद रखना है कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ, और दूसरी चीज कलकत्ता से दिल्ली तक जीटी रोड का मरम्मत कराया गया। ठीक है, निर्माण नहीं कराया गया दोस्तों, याद रखिएगा, मरम्मत हुई। ठीक है, चलिए निर्माण किसने कराया था, ये आज का प्रश्न है। ठीक है, लॉर्ड एलिनबरो, लॉर्ड एलिनबरो। लॉर्ड एलिनबरो का क्या काम था दोस्तों, 1842 से 44, इनका 2 साल का कार्यकाल था। 1842 से 1844 में आते हैं लॉर्ड एलिनबरो। इनके बारे में बस आपको 2-3 बातें याद रखनी है। लॉर्ड एलिनबरो के बारे में, वो क्या है दोस्तों, सिंध को क्या किया गया, भारत में मिला लिया गया। सिंध को भारत में मिला लिया गया। ठीक है, भारत का हिस्सा बना लिया गया सिंध को। दास प्रथा का कंप्लीटली उन्मूलन हो गया, दास प्रथा का उन्मूलन हो गया पूरी तरह से। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कि जो है 1843 में
रविवार की छुट्टी प्रारंभ हुई। रविवार की जो छुट्टी थी दोस्तों 1843 में से प्रारंभ हुई लॉर्ड एलिनबरो के कार्यकाल से। ठीक है, लॉर्ड एलिनबरो के कार्यकाल से ही 1843 से रविवार की छुट्टी प्रारंभ हुई। चलिए बस इतना काम खत्म है, इससे ज्यादा इनके बारे में आपको जानना आवश्यक नहीं है दोस्तों। आइए देखते हैं आगे। अब फिर एक जो है महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल के बारे में हमको देखना है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, और उसका नाम क्या है दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। इनका कार्यकाल 48 से 56 है दोस्तों। 1848 से 1856 तक इसका कार्यकाल माना जाता है। डलहौजी के बारे में दोस्तों, जैसे वेलेजली का नाम लेते ही आपको दिमाग में सहायक संधि का कॉन्सेप्ट आ जाता है, उसी तरह लॉर्ड डलहौजी दो चीजों के बारे में आप सबसे ज्यादा जानिएगा दोस्तों। अगर बाकी चीजें भूल जाए तो भी दो चीज बिल्कुल मत भूलिएगा, परीक्षा में जरूर पूछा जाता है जब भी पूछा जाएगा। पहला इसका है व्यापगत सिद्धांत। कैसा सिद्धांत है ये? व्यापगत सिद्धांत, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। अभी इसको बताते हैं। पहला सिद्धांत है व्यापगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, और दूसरा क्या महत्वपूर्ण काम है इसका? ये रेलवे का जनक कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, जो भारतीय रेलवे है उसका जन्मदाता इसी को कहा जाता है। 1853 में 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल ही है शायद। ठीक है, 16 अप्रैल 1853 में पहली बार दोस्तों मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर टोटल है बीच की दूरी। तो 16 अप्रैल 1853 को जो है पहली भारतीय रेल चली 34 किलोमीटर, और मुंबई से ठाणे। ये भी एक फैक्ट है जीके का। तो रेलवे का जनक किसको माना जाता है? डलहौजी को माना जाता है। और व्यवगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स का मतलब होता है, ये ऐसा सिद्धांत था कि प्रशासनिक कुशलता या अव्यवस्था का हवाला देके जो है राज्यों को अपने ब्रिटिश राज्य में मिला लेना। राज्य हड़पने की नीति इसको जो है कहा जाता है, हड़प नीति जिसको कहते हैं। इसको हड़प नीति के नाम से भी ये प्रसिद्ध है, हड़प नीति। क्लियर हुआ? चलिए, लॉर्ड डलहौजी की क्या है ये? हड़प नीति है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, डलहौजी की और बातें देखते हैं छोटी छोटी कि क्या ऐसी चीज है जो हमें जाननी चाहिए इसके कार्यकाल के बारे में। आइए देख लेते हैं दोस्तों। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स आपने देख लिया। 1848 में सबसे पहले किसको मिलाया इसने? सर्वप्रथम डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स किसके ऊपर प्रयोग किया? सतारा, महाराष्ट्र। क्लियर हुआ? किसको? सतारा, महाराष्ट्र। 1856 में अवध, 1853 में झांसी। ऐसे बहुत सारे हैं, उनको याद करना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आप याद रखिए सतारा को सर्वप्रथम इसने शामिल किया। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के अंतर्गत इसने सतारा को 1848 में सबसे पहले ब्रिटिश राज्य में सम्मिलित कर दिया। क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा दोस्तों, अवध राज्य का संस्थापक कौन था? क्या आपको पता है कि अवध राज्य का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, अवध राज्य का संस्थापना जो है 18वीं शताब्दी की बात है। सआदत खां इसका क्या था? संस्थापक था। अवध राज्य का संस्थापक कौन था? सआदत खां। और ये 18वीं सदी की बात है जब इसकी स्थापना हुई। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसने एक लागू किया दोस्तों 1854 का एक
वुड डिस्पैच, वुड डिस्पैच, ये वुड डिस्पैच क्या था दोस्तों? वुड डिस्पैच एक तरह से क्या था? शिक्षा संबंधी सुधार था, शिक्षा संबंधी सुधार था, शिक्षा के संबंध में कुछ सुधार था जिसको वुड डिस्पैच कहा गया। तो 1854 के वुड डिस्पैच को इसने क्या किया? लागू किया। किसने लागू किया? लॉर्ड डलहौजी ने। इसके अंतर्गत क्या काम हुआ? बहुत अच्छे से समझिएगा। जिलों में दोस्तों क्या किया गया? जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल, एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल प्रमुख नगरों में क्या किया गया? प्रमुख नगरों में क्या किया गया? कॉलेज और तीसरी चीज जो 3 प्रेसिडेंसियां थी दोस्तों, 3 प्रेसिडेंसियों में आपको पता है मद्रास, कलकत्ता और बंबई। तो यहां पर क्या किया गया दोस्तों? यहां पर क्या किया गया? 3 प्रेसिडेंसियों में एक विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी, एक विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी। मतलब वुड डिस्पैच आप समझिए क्या था? 1854 का वुड डिस्पैच क्या था? एक तरह से ये रिफॉर्म्स था एजुकेशन सेक्टर को लेके, और इसके अंतर्गत इसने क्या किया? इसको लागू किया। जिलों में स्कूल खोला, नगरों में, बड़े बड़े नगरों में इसने कॉलेज खोला, और जो प्रेसिडेंसी है, प्रेसिडेंसियों में हर प्रेसिडेंसी में एक यूनिवर्सिटी खोली। ठीक है, ये इसने काम किया लॉर्ड डलहौजी ने। तो ये शिक्षा संबंधी इसका सुधार था। ठीक है, ये सुधार शिक्षा के संबंध में था। आइए आगे बढ़ा जाए दोस्तों। आइए आगे देखते हैं कि इसने और क्या काम किया। ठीक है, रेलवे का जनक इसको कहा जाता है, ये आपको पता है। भारत में देखिए रेल तो चल गई, ठीक है। अब रेल का कारण था क्या दोस्तों? चलिए फैक्ट तो आपको पता चल गया, रेलवे का जनक माना जाता है। पहली रेल कब चली? भारत में रेल चलने का सबसे बड़ा कारण क्या था? 2 कारण था, आप समझते रहिएगा दोस्तों। पहला काम क्या था कि भारत के आंतरिक भागों से कच्चे माल की बंदरगाहों तक सप्लाई कहां से? आंतरिक भागों से। अब सोचिए अंदर कहां कहां जो है अब खनिज पदार्थ मिलते हैं, कच्चे माल मिलते हैं, वहां से अगर जो है बंदरगाह तक लेके जाना है बड़े पैमाने पे, तो रेल की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो रेल मार्गों की आवश्यकता होगी। तो उन आंतरिक भागों से जो है लेके कहां पहुंचते थे? वो पोर्ट तक पहुंचते थे सारे माल। ठीक है, कच्चे माल। तो एक तो सबसे बड़ा कारण ये था रेलवे की व्यवस्था शुरू करने का। उन्होंने हमारी सुविधा के लिए रेलवे की व्यवस्था नहीं शुरू की थी दोस्तों, उनका एक अपना खुद का कारण था। तो पहला कारण तो ये था। और दूसरा कारण था कि मान लीजिए उस समय चूंकि अगर जो है विद्रोह की स्थिति आती है, छोटे मोटे विद्रोह होते रहते थे, तो विद्रोह की स्थिति में क्या हो दोस्तों, क्या होता कि सेना को जो है बहुत तेजी से हर भाग में पहुंचाया जा सके। जहां पर विद्रोह हो रहा है उनके त्वरित दमन के लिए सेना को तुरंत वहां पहुंचाया जा सके, इसके लिए रेल व्यवस्था का आरंभ किया गया। क्लियर हुआ? ये 2 सबसे महत्वपूर्ण काम था। और अगला आप देख लीजिए दोस्तों, 1854 में एक और काम हुआ, नया पोस्ट ऑफिस एक्ट। नया पोस्ट ऑफिस एक्ट कब पारित हुआ? 1854 में। और पहली बार डाक टिकट का प्रचलन हुआ। पहली बार डाक टिकट का प्रचलन हुआ। ओके, पहली बार डाक टिकट का प्रचलन कब हुआ? 1854 में, जब नया पोस्ट ऑफिस एक्ट
पारित किया गया, किसके समय में पारित किया गया? लॉर्ड डलहौजी के समय में। क्लियर हुआ? अब इसने एक काम और बहुत अच्छा किया दोस्तों। अच्छा क्या मतलब? विकास के लिए पीडब्ल्यूडी आप जानते हैं, लोक निर्माण विभाग। पीडब्ल्यूडी का मतलब होता है पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जिसको हम कहते हैं सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग। चलिए, इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? इसकी स्थापना डलहौजी के ही समय में हुई। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 1854 से 56 के बीच हुई जो है, लॉर्ड डलहौजी के समय में। क्लियर हुआ? तो मतलब ये भी इसका एक बहुत महत्वपूर्ण काम था। इसने एक काम और किया दोस्तों, लोक सेवा विभाग। लोक सेवा विभाग की भी स्थापना किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने की। कब की? ये भी है 1854 में। 1854 में क्या किया? स्वतंत्र विभाग के रूप में, मतलब ये किसी के अंडर में नहीं था, स्वतंत्र विभाग के रूप में। स्वतंत्र विभाग के रूप में क्या किया? लोक सेवा विभाग की स्थापना की। चलिए, ये हो गया दोस्तों। इसने 1853 में एक काम और किया दोस्तों। क्या? तार सेवा। कहां से कहां के बीच? कलकत्ता और आगरा। कलकत्ता और आगरा के बीच किससे चलने वाली? विद्युत से चलने वाली तार सेवा का शुभारंभ किया। तार सेवा, ठीक है, तार सेवा का शुभारंभ किया इसने 1853 में। 1853 में रेल भी चली है दोस्तों। 1854 में ये डिपार्टमेंट स्थापित हुई। ये कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत सारे छोटे बड़े काम हुए। ठीक है, आइए अभी कुछ चीजें और बाकी हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में हमें देखने के लिए। आइए देख लेते हैं कि इसके समय में और क्या हुआ दोस्तों। 1853 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट है। ठीक है, इसके अनुसार क्या किया गया? जो कंपनी थी दोस्तों, कंपनी जो है इसका एक संचालक मंडल था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का संचालक मंडल था। तो संचालक मंडल था, ये क्या करता था? ये कंपनी में जो अधिकारी होते थे उनकी नियुक्ति करता था। ठीक है, 1853 के चार्टर एक्ट के हिसाब से क्या किया गया? संचालक मंडल से इन अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार क्या किया? वापस ले लिया गया। इस संचालक मंडल से इनके अपॉइंटमेंट का जो अधिकार है वो वापस ले लिया गया। देखिए कितना डेवलपमेंट हो रहा है, कितना चीजें अपग्रेड हो रही हैं। किया क्या गया दोस्तों? 1853 से क्या किया गया? एक प्रतियोगी परीक्षा मतलब कंपटीशन के माध्यम से अब लिया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई, जिसमें 18 से 23 ये उम्र सीमा थी। 18 से 23 वर्ष के युवा जो है इसमें बैठ सकते थे, और जो प्रतियोगी परीक्षा पास करता वही इसमें अधिकारी बनने का हकदार होता। क्लियर हुआ? मतलब ये भारतीयों के लिए भी ये व्यवस्था हो गई। अब समझिए बात को। ठीक है, मतलब धीरे धीरे भारतीयों को अपग्रेड करने का या अच्छी सेवा में जाने का मौका मिल रहा है, जिसकी शुरुआत विलियम बेंटिक ने की थी। चलिए, इसके आधार पे सबसे पहले दोस्तों क्या हुआ? 1863 में 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, सत्येंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, ये पहले क्या थे? पहले भारतीय थे जिन्होंने लंदन में ये परीक्षा पास की थी। कहाँ पास की थी? उस समय परीक्षा ये लंदन में होती थी केवल। उस समय ये परीक्षा कहाँ होती थी? केवल लंदन में होती थी। तो ये पहले आईसीएस थे दोस्तों। ठीक है,
ये पहले ICS थे जो इसमें पास हुए 1863 में। अब देखिए दोस्तों 1922 से क्या हुआ, 1922 से दोस्तों ये परीक्षा इलाहाबाद और लंदन दोनों जगह आयोजित कराई जाने लगी। ये याद रखिएगा 1922 में भारतीयों की सुविधा के लिए क्या किया गया कि इलाहाबाद और लंदन दोनों जगह साथ साथ, इलाहाबाद और लंदन दोनों जगह साथ साथ ये परीक्षा आयोजित कराई जाने लगी। क्लियर हुआ? तो ये लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल हो गया दोस्तों। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण काम हुए, छोटे मोटे और बड़े भी। व्यवगत सिद्धांत आपने देखा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स और रेलवे के जनक कहे जाते हैं। बहुत सारे काम इसमें हुए जो है दोस्तों। इन्होंने वुड डिस्पैच को लागू किया जिसके आधार पर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज का निर्माण हुआ। PWD डिपार्टमेंट इन्हीं के समय में बना। लोक सेवा विभाग एक स्वतंत्र विभाग के रूप में स्थापित हुआ। और प्रतियोगी परीक्षा को तो आप देख ही रहे हैं कि 1853 से प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से उच्च पदों को भरने का काम शुरू किया गया। 18 से 23 उम्र रखी गई। अब जो है योग्यता के आधार पर भर्ती होने लगी। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया आज के क्लास में। काफ़ी कुछ हमने देखा और इसको जो पॉइंट वाइज आप नोट्स बना के याद करने का प्रयास करिएगा। अगली क्लास में बची हुई चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा दोस्तों। और उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी और नोट्स आप जरूर बना रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों नोट्स बनाते रहिए, समझते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में और बाकी चीज़ें वहाँ डिस्कस करेंगे। कोई समस्या है तो आप कमेंट में जो है लिखें, हम उसका तुरंत समाधान करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।